हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, इसके पहले हमने आपके चैप्टर 8 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ नॉर्मल बातें की थी। एनर्जी, डेंसिटी, इंटेंसिटी, मोमेंटम। अब बच्चा लोग, आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 8 का आखिरी लेक्चर होने वाला है। आज हमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करनी है, सिंपल थ्योरेटिकल बातें करेंगे हम लोग। पहले हम पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे और उसके बाद कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे आपके वेव्स की। देखिए, पहले के समय में आपने नाम सुना होगा गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, है ना। स्टार्टिंग अगर मैं बोलूं आज से 300-400 साल पहले, तो उस समय नहीं पता था कि ये सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही। ये तो मैक्सवेल थे जो आए, जिन्होंने पूरे सारी वेव्स को यूनिफाइड कर दिया। 4 इक्वेशन बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, और ये भी साबित कर दिया कि जितनी भी वेव्स हम देख रहे हैं, सारी की सारी वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बल्कि जो कलर आप देख रहे हैं, जिस समय आप, जिस वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, विबग्योर नाम सुना है ना? हाँ, नाम तो सुना ही होगा। तो वो भी क्या है? वो भी एक इंफ्रारेड रेस ही है, सॉरी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज एंड शुरुआत करते हैं। पहले तो समरी की, फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उससे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी देखेंगे। सो बच्चा लोग, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। हमको पता है कि वो किसके वजह से होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, एंड उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? The direction of oscillations of electric field and magnetic field are perpendicular to each other. ये भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड यूं प्रोपगेट कर रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड यूं प्रोपगेट करेगी और वेव कुछ आगे जाएगी, है ना। ऐसी मोशन हमने पहले भी देख चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एंड प्रोपगेशन वेव्स भी उन दोनों को परपेंडिकुलर। फिर द ऑसिलेशंस ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इन सेम फेज, हमने ये भी देख रखा है। देखिए, दोनों की पीक वैल्यू अलग-अलग होगी, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग-अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का फेज सेम होगा, है ना। E नॉट sin ओमेगा t प्लस माइनस kx, और इसके लिए क्या हो जाता है? B नॉट sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। तो ये जो देखा था, ये क्या होता है? अल्टीमेटली फेज होता है, सेम फेज में वो ट्रैवल करेगा। क्लियर? चलिए, यहां तक की कहानी तो बहुत सिंपल थी। अब उसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशंस, कुछ फार्मूलाज वगैरह देखे थे। काहे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस। बच्चा, यहाँ पे फ्री स्पेस का मतलब है एयर, वैक्यूम, ठीक है, विद स्पीड। तो हमको पता है कि जब वो वैक्यूम में चलेगा तो उसकी स्पीड किससे दी जाएगी? c इज इक्वल टू 1 अपॉन c मतलब एयर, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और अगर वही चीज मीडियम में आ जाएगी, तो बच्चा मीडियम में हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ म्यू एम एप्सिलॉन एम। अब यहां पे हमने क्या लिख लिया? जरा ध्यान से देखना, म्यू एप्सिलॉन, और ये है रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर c इज इक्वल टू c अपॉन n। जहां पे बच्चा ये n क्या है? n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, ये कहां से आया? c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। देखिए, जरा ध्यान से देखना, क्या मैं मीडियम की जगह पे ये लिख सकता हूं? म्यू आर म्यू नॉट। रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी की क्या होती है? म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, मीडियम अपॉन वैक्यूम। और सिमिलरली एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी भी फॉर्मूला हम देख चुके हैं, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, एंड यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी। अब जरा ध्यान से देखो, कहां लिखूं? यहां लिखूं। सो v इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? म्यू आर एप्सिलॉन आर
एंड रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए इन दोनों को यहां ले लिया, इन दोनों को यहां ले लिया। अच्छा इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं ना। सो v इज इक्वल टू c अपॉन रूट ऑफ म्यू आर ई आर। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी का रिलेशन c के साथ देना हो तो इस तरीके से दिया जा सकता है, या तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चा लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन v होता है, 10th में पढ़ चुके हम लोग। लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, सो यहां से v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू ये वाली रख दो इधर, क्या आ जाएगा c अपॉन रूट ऑफ म्यू आर ई आर, इसको ऊपर भेज दो, सी सी कट और ये चला जाएगा ऊपर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो बच्चा ये क्या हो गया, समझ आ रहा है यहाँ पे कैसे हमने किया। ठीक है, सो v इज इक्वल टू c बाय n, या तो फिर आप बोल सकते हो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर चलो ध्यान से एक नई फॉर्मूला आपको बताना जा रहा हूं। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो सो आप डायरेक्टली रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। इन दोनों की वैल्यू को स्क्वायर रूट कर दो, आपको मिल जाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये वाला फॉर्मूला तो है ही है, ये भी है ही है, साथ में ये भी है। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। ओके, अब हमने ये भी एक चीज देखी थी, द एम्पलीट्यूड रेशियो ई नॉट अपॉन बी नॉट का रेशियो हमने देखा था इज इक्वल टू सी, और सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये देख चुके ना हम लोग, ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी। द एम्पलीट्यूड रेशियो, ठीक है वो तो ये रहा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रैवल। अब हमने क्या देखा था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है तो वो अपने साथ एक एनर्जी लेके जाती है, और दिस एनर्जी शेयर्ड इक्वली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने साथ एनर्जी लेके जाएगी। अच्छा कितनी एनर्जी लेके जाती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है उसकी, ऑब्वियसली टोटल एनर्जी को हम एवरेज कहते हैं, याद है, म्यू एवरेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अगर इसी चीज को मुझे मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखना हो तो फॉर्मूला क्या होती थी, 1 बाय हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इक्वली एनर्जी शेयर कर रहे हैं। हमने बताया था ना कि अगर टोटल एनर्जी 10 जूल है तो 5 जूल इलेक्ट्रिकल फील्ड की होगी, 5 जूल मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ठीक है, सो वही कहा जा रहा है शेयर्ड इक्वली, एंड द एवरेज डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, जो मैंने ऊपर लिखा 1 बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अच्छा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी एनर्जी शेयर करता है, म्यू एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी शेयर करेगा 1 बाय 4। आपको याद है ना, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 2, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 2, टोटल ये है, इसको डिवाइड बाय 2 करो तो 2 2 जा 4, 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी एनर्जी देता है, सेम इतनी ही, वो भी होता है u बाय 2, वो हो जाएगा 1 बाय 4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो थोड़ी स्पीड रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चा हमने बात की थी मोमेंटम की। हमने एक चीज देखी थी कि मोमेंटम जो है वो h बाय लैम्बडा से दिया जाता है, जहां पे h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, 11th में आप ये पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी है, एनर्जी हो फोटोन बोल लो, सो वो कैसे दिया जाता है, hc बाय लैम्बडा, यस और नो। तो यहां से h बाय लैम्बडा की जगह पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू p इनटू c। सो यहां पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, u बाय c। p मतलब बच्चा मोमेंटम, पावर नहीं, p मतलब मोमेंटम, p इज इक्वल टू u बाय c। अगर मैं एनर्जी
एनर्जी और सॉरी इंटेंसिटी की बात करूं तो बच्चा इंटेंसिटी होता है एनर्जी इंटू सी, याद आया कुछ? एनर्जी इंटू सी। और इसकी एक और फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी थी, जो कि एनर्जी अपॉन ए इंटू टी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहां ध्यान से देखना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखो, मान लो कि अगर कोई एक पार्टिकल पे दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, जैसे मान लो कि ये एक पार्टिकल है और इस पे हमने एक ये वेव डाल दी और एक ये वाली वेव डाल दी। अब बच्चा, इसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था सपोज 2 मीटर और इसके कारण सपोज डिस्प्लेसमेंट हो रहा था 3 मीटर, सो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा। देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इफेक्ट नहीं करती। लिख लो, कहीं पे पॉइंट डाल के लिख लो, वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट इफेक्ट द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक वेव दूसरे वेव को इफेक्ट नहीं करेगी, हाँ उनके दोनों का असर एडअप हो जाएगा, उनके दोनों का इफेक्ट एडअप हो जाएगा। मतलब अगर ये कोई वेव है जो किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रही है 2 मीटर से, और ये कोई वेव है जो पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रही है 3 मीटर से, तो पार्टिकल टोटल 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 2 इसके कारण, 3 इसके कारण, इसके कारण 3 ही होगा, इसके कारण 2 ही होगा, बस दोनों एक साथ आ गई, इसीलिए नेट डिस्प्लेसमेंट वहां पे हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, they also show the properties of reflection, refraction, interference, diffraction and polarization। बच्चा लोग, ये जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सभी को अब आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगला एक चैप्टर हम शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो डिटेल में पढ़ना है वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 पे जाते जाएंगे, तो ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन सब कुछ हम वहां पे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब बच्चा लोग, तो हमारा रिवीजन बस यहीं तक था। अब हम देख लेते हैं कि जितनी भी वेव्स है, अच्छा पहले तो बात कर लेते हैं कि कितनी वेव्स होती है। लिखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रिंसिपल, ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चा, कौन कौन सी वेव हमें पढ़नी है, या आपने नाम सुन रखा होगा। सो एक आपने नाम सुना होगा गामा रेस का, फिर उसके बाद आती है एक्स रेस, फिर उसके बाद आती है यूवी रेस, फिर उसके बाद कहीं पे आता है विबग्योर, नाम तो सुना ही होगा विबग्योर का। फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड वेव्स, फिर इंफ्रारेड वेव्स के बाद आता है माइक्रोवेव्स, एंड लास्टली आता है रेडियो वेव्स। देखिए बच्चा लोग, हमें सिर्फ जो दिखती है, जो हमारी नेकेड आई से जो हमें नजर आ रही है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ऑल दैट। अब बच्चा लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी आंखें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही देख सकती है। अब एक चीज आप याद रखना कि जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी। क्या हो रहा है? इसकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक चीज हमने और देखी थी, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। बच्चा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा? इसका मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है गामा रेस की, एंड सबसे लोवेस्ट एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की। याद रखना, सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है? गामा रेस की। ठीक है, और ये रिलेशन याद रखना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी वेवलेंथ। क्लियर? तो अब जो बच्चा हम जो इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, वो एक थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, रिसर्च के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम सारी जानकारी हमको मिलेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? कितनी वेव्स होती है? ये सारी की सारी रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, सारी की सारी। एक भी वेव
दूसरी कुछ नहीं है, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं गामा रेस। बच्चा गामा रेस आपको मालूम है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका रेंज क्या है, इसकी वेवलेंथ कितनी है बच्चा, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। 10⁻³ नैनोमीटर, 10⁻³ इंटू 10⁻৯ कितना हो जाएगा, 10⁻12 मीटर, यानी कि 10⁻12 मीटर से भी कम। बच्चा देखो क्या कहा भाई, लेस देन, कम है, उससे भी कम है, इतनी छोटी वेवलेंथ है इसकी। अब इसका सोर्स क्या है, ये बच्चा कहां से मिलती है हमको, प्रोडक्शन या सोर्स, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चा लोग आपका हम चैप्टर नंबर जब 13 पढ़ेंगे न्यूक्लियाई, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी एटम, कोई भी न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, और वो उसके लिए अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और साथ ही साथ गामा रेस छोड़ता है। सो गामा रेस कहां से बन रही है, किसी भी न्यूक्लियस में से जो कि रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। रेडियो एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग होता है अपने अंदर से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन को बाहर निकालना। उसका डिटेल वर्जन, उसमें क्या होता है, कितनी एनर्जी जाएगी, कितनी एनर्जी आएगी, वगैरह 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 हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में, ठीक है। अब इसके मेन यूजेस क्या है, ड्यू टू देयर हाई एनर्जी दे हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर एंड हेंस दे आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स। बच्चा गामा रेस जो है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, हमने अभी भी देखा था। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये वाली वेव्स कितनी भी अंदर घुसाई जा सकती है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट करना मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाना। अब बच्चा लोग हमको मालूम है हमारे कैंसरस सेल्स जो है वो यहाँ पे इस वजह से ट्रीटमेंट करने को आते हैं। ऑब्वियसली बच्चा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, बिकॉज इसे थोड़ा ना पता है कि कौन से सेल्स कैंसरस सेल्स है, कौन से सही है। तो कैंसरस सेल्स के साथ साथ ये हमारे जो प्योर सेल है उनको भी खत्म कर देती है। तभी तो जो कीमोथेरेपी होती है उसमें हमारे बाल झड़ जाते हैं वगैरह चीजें होती है। सो अल्टीमेटली क्या किया जाता है, ये गामा रेस हमारे बॉडी के अंदर डाली जाती है। एंड इसका सेकंड यूज क्या है, टू प्रिजर्व फूड स्टफ फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बिकॉज स्टफ गामा रेस कैन किल माइक्रोऑर्गेनिज्म। बच्चा लोग खाने को प्रिजर्व करने के लिए भी गामा रेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को किल कर देता है। बहुत इजी चीज है, आई थिंक ना भी बताऊं, आप खुद भी पढ़ लो तो भी बच्चा आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये हो गई गामा रेस की बात। इसके बारे में हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 12 वगैरह में, ओके। चलिए अब चलो एक चीज देखो, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है सॉफ्ट गामा रेस। ये सॉफ्ट गामा रेस क्या होती है, बस अब देखो जिसकी वेवलेंथ 10⁻³ है, नैनोमीटर है, उसको हम सॉफ्ट वेव कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि जिसकी लेस देन 10⁻³ से जितनी कम होगी सबकी सब गामा रेस है, सबकी सब। लेकिन जिसकी वेवलेंथ इससे कम है उसके पास और एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी बढ़ेगी। सो ऐसी वेव जिसके पास वेवलेंथ 10⁻³ से भी कम है उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी और उसे हम कहते हैं हार्ड गामा रेस। सो जिसकी वेवलेंथ 10⁻³ होती है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट गामा रेस, और ये वाली रेस काम आती है फूड को प्रिजर्व करने में। तो सॉफ्ट और हार्ड गामा रेस के बारे में डिफरेंस समझ आया बच्चा? ओके, सो नेक्स्ट इज एक्स-रेस। अब चलो एक्स-रेस की वेवलेंथ कितनी होगी, 10⁻³ से 1 नैनोमीटर। गामा रेस की अप टू 10⁻³ थी, उसके बाद हम जब जाएंगे 1 नैनोमीटर तक, सो वो बन जाएगी एक्स-रेस। अब ये बन कहां से रही है, एक्स-रेस कहां से प्रोडक्शन की जाती है, तो एक्स ट्यूब। बच्चा लोग एक्चुअली एक्स-रेस है ना दो टाइप की होती है, एक कंटीन्यूअस और एक कैरेक्टरिस्टिक्स। कंटीन्यूअस जो एक्स-रेस होती है वो हम बनाते हैं एक्स-रे ट्यूब से। अब एक्स-रे ट्यूब में क्या किया जाता है बच्चा लोग, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही स्पीड में फेंका जाता है किसी मेटल शीट के ऊपर। कैसा मेटल, जो आराम से मेल्ट हो सके, एक ऐसा मेटल जो कि इजीली मेल्ट हो सके, उसके ऊपर हम क्या करते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं। अब होगा क्या, यहां से होगा क्या, जरा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, उस एटम के अंदर जाएगा, जो भी मेटल हम दे रहे हैं उसके अंदर जाएगा। अब इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक देगा। एक इलेक्ट्रॉन गया अंदर तो वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, मतलब वहां पे वैकेंसी हो गई, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब वो कमी पूरी करने के लिए दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, जो लोअर मोस्ट शेल होते हैं, जो कि बहुत ही हाई एनर्जेटिक होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन भगा देगा। देखो, हम एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्पीड से इसके अंदर फेंकने वाले हैं और उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए वो क्या करेगा, अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, मतलब वहां पे खाली स्पेस हो जाएगी। और ये खाली स्पेस भरने के लिए दूसरे शेल में से इलेक्ट्रॉन को अंदर आना पड़ेगा। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो वो एक एनर्जी छोड़ेगा और उसको हम कहते हैं एक्स-रेस। एंड सबसे खास बात कि ये एक्स-रेस हमारे एक सॉफ्ट मटेरियल के पास थ्रू हो जाती है, हार्ड मटेरियल से पास नहीं होती है। और यही रीजन है बच्चा लोग कि हम जब हमारे बॉडी का एक्सरे निकालने जाते हैं, है ना भाई, हाथ का एक्सरे, पाँव का एक्सरे, तो होता क्या है कि हमारी जो चर्बी है, फ्लैश है, उसके थ्रू ये रेस पास हो जाती है, बट हड्डियों से पास हो पाती नहीं। आप समझ आया कि क्यों एक्सरे किया जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, वो निकाला जाता है इनर इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं कुछ मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। सो ये तरीका होता है एक्सरे को प्रोड्यूस करने का। अब इसका यूज क्या होगा बच्चा, इसका एक्सरे का मोस्टली यूज होता है मेडिकल टर्म्स में, बिकॉज एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू बोन्स, जो मैंने अभी भी आपको बताया। दूसरा, इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बच्चा, सपोज करो एक शुगर है, उस शुगर के दो बहुत सारी लेयर होगी, शुगर का इतना बड़ा सा आप क्यूब ले लो, उसके अंदर बहुत सारी लेयर होगी, दो लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालने के लिए यूज होता है एक्स-रेस, ठीक है। ये दो लेयर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d कितना होगा वो निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। आपके सिलेबस में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, बस खाली आपको पता लगना चाहिए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब क्या, लेयर्स के बारे में स्टडी करना, लेयर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना एंड ऑल्सो। सो उसके लिए किसका यूज करते हैं, एक्स-रेस का। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूवी रेस। अब अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेस की वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है, एक्सरे की 1 थी, सो ये 1 से 400 नैनोमीटर तक की हो जाएगी। अच्छा, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो बच्चों शायद आप सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में से फर्स्ट स्टेट में आ जाएंगे, मतलब हो सकता है थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट में से वो अपने ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे। आपने केमिस्ट्री में बच्चा पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेते हैं, हायर स्टेट में जाते हैं, फिर वो एनर्जी छोड़ते हुए वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। सो जब वो एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एक एनर्जी रेडिएट करते हैं, और वो जो एनर्जी होती है बच्चा वो विबग्योर होती है। यस, आपके बुक में पता नहीं क्यों ये चीज दे रखी है, बट एक्चुअली ये जो एनर्जी इस समय जो आ रही है ना, जो लाइट वेव्स आ रही है, उसको वो विबग्योर होता है। अल्ट्रावायलेट यहां से नहीं आती है। एक्चुअली अल्ट्रावायलेट कहां से आती है बच्चा लोग, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक आर्क, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई चिंगारी करें या सनलाइट, बड़ा पता है ना, हम पढ़ते हैं ना कि ओजोन लेयर है, अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है, उससे प्रोटेक्ट करता है, पढ़ रहे हैं ना हम सबने। सो सन हो गया या इलेक्ट्रिक के कारण जो आर्क प्रोड्यूस होता है, चिंगारी, उसके अंदर से जो एनर्जी लिबरेट होती है वो होती है यूवी रेस। आई डोंट नो आपके बुक में क्यों ये दे रखा है, अब आपके बुक में दिया है तो इसलिए हमने भी यहाँ पे लिख दिया और इसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में आएगा। सही है, वो ऐसा करता है, एनर्जी छोड़ता है, बट वो यूवी नहीं होता है, वो विबग्योर होता है। बेटा आप जो आपके घर में जो एलईडी लगी है, अलग अलग कलर की एलईडी आती है, रेड कलर की, येलो कलर की, सो इसके अंदर हो क्या रहा है बच्चा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो एनर्जी छोड़ रहा है, तो वो तो आपको दिखाई दे रही है। अल्ट्रावायलेट की आपको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। सन रेस दिखाई दे रही है, सन अलग चीज है। अल्ट्रावायलेट रेस तो ओजोन की वजह पे छूट जाती है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही हमको, ठीक है। अब इसका मेन यूज क्या है, इन फूड प्रिजर्वेशन
as it has lethal effect। बच्चा lethal effect का मतलब है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में सक्षम है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में, जो पैक्ड फूड्स होते हैं ना, उसके अंदर ये रेस पास की जाती है। सेकंड, टू डिटेक्ट द ऑल्टरेशन की। बच्चा कई बार घी में मिलावट होती है, सो घी में कितनी मिलावट है, कितना घी प्योर है, ये देखने के लिए हम लोग यूवी रेस का भी यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी एंड फ्लोरेसेंस। ठीक है, अल्ट्रावायलेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो जब जाएगा तो हल्की चीज को और भारी चीज को वो अलग अलग कर सकता है उसके एनर्जी के कारण। क्लियर? देखो, सिर्फ इंफॉर्मेटिव चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है और इसको याद रखना है। बहुत ही आसान आसान चीजें हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ आया? चलिए अब आगे फाइनली बात कर लेते हैं विजिबल लाइट की। ओके, अब बच्चा लोग एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेस थी ना, इसको हम लेमन सीरीज भी कहते हैं। कौन सी? लेमन सीरीज। अगर आप इसको पढ़ चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो जो रेडिएशंस छोड़ता है उसको हम लेमन सीरीज कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। अब विजिबल रेस में क्या होता है बच्चा लोग, जो चीज मैंने आपको समझाई थी कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर में जाएंगे किसी ऑर्बिट में एंड लोअर ऑर्बिट अपने सेकंड ऑर्बिट में आएंगे और इसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। बच्चा लोग ये लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज ये हम आपके चैप्टर नंबर 12 में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए। मतलब ये थर्ड, सेकंड, फोर्थ या फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है और उस समय जो लाइट छोड़ रहा है उसे हम कहते हैं विब्ग्योर। अब बच्चा इसका यूज हम सबको पता है। आप मुझे देख पा रहे हो, आप जब मेरे सामने आते हो मैं आपको देख पा रहा हूं। क्यों? बिकॉज स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग ऑफ ह्यूमन आई। हमारे ह्यूमन आई पे जो इफेक्ट कर रहा है जिसके वजह से हम देख पा रहे हैं वो है ये विब्ग्योर। ठीक है? अच्छा, एक चीज और याद रखना, देखो इसमें आपको बोला जा रहा है इसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर। हमको पता है कि विब्ग्योर में वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? वेवलेंथ, हमने देखा था ना, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसके अंदर भी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसीलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है? दूसरी चीज, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी 400 और यहां से करते करते 700 नैनोमीटर। छोटी मोटी जानकारी है, इसको याद रखिए बिकॉज कहीं भी ये पूछा जा सकता है। ओके, सो विजिबल बस इतना ही है। अगला है इंफ्रारेड वेव्स। बच्चा इंफ्रारेड वेव्स होता क्या है? एक्चुअली इंफ्रारेड वेव्स एक हीट रेडिएशन है। क्या है? हीट रेडिएशन। बच्चा लोग, मैं आप मेरे सामने पड़ा हुआ ये मोबाइल, ये पीसी, ये चीजें सारे के सारे सोर्स ऑफ इंफ्रारेड वेव्स हैं। हम सब इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी है, सारी की सारी बॉडी अपने अंदर से हीट एमिट भी करती है और हीट एब्सॉर्ब भी करती है। सो एक्चुअली वी आर द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। देखिए क्या कहा हुआ है? वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने पढ़ रखा है 9th में 10th में कि जब आप हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी। पढ़ रखा है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हो तो आपको गर्माहट मिलती है ना? आप जब उबलते हुए पानी के ऊपर अपना हाथ रखो तो आपको गर्माहट मिलती है। ठंडी का समय है तो ठंडी के समय में हम तापणी करते हैं। सो व्हाट दिस इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड वेव। तो वो सारी वेव्स जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब आप बोलेंगे कि सर गामा रेज, यूवी रेज इससे ज्यादा एनर्जी थी लेकिन फिर भी वो हीट नहीं छोड़ रहे, यही क्यों हीट छोड़ रहा है इंफ्रारेड? अब बच्चा, हर वेव्स की जो एनर्जी है जरूरी नहीं है कि वो हमको सेम फील हो, है ना? जैसे कि समझ लो कि आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई फर्स्ट क्लास में, कोई 10th क्लास में, कोई 12th क्लास में। हर बच्चे का दिखने में सेम, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, सबका अपीयरेंस सेम है, लेकिन फिर भी हम देख के पहचान जाते हैं कि यार ये 2nd 3rd में होगा, ये 5th 6th में होगा, ये 11th 12th में होगा। पहचान जाते हैं ना? क्यों? बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज। आज जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वेव्स जो इफेक्ट देती है वो सेम इफेक्ट देवे। अब गामा रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन वो मुझे हीटिंग इफेक्ट नहीं देती है।
इंफ्रारेड जो है हमें हीटिंग इफेक्ट देती है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? देखिए जब बहुत धुंध होती है ना, बहुत फॉग होती है, तो उस समय हमारा नॉर्मल कैमरा काम नहीं आता। तो उस फॉग के कारण, फॉग के समय हमारा नॉर्मल कैमरा काम नहीं आता, तो उस समय क्या किया जाता है, खास कैमरा यूज किया जाता है जिसमें से इंफ्रारेड वेव्स निकलती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज इंफ्रारेड वेव्स फॉग में स्कैटर नहीं होती है, फैलती नहीं है। देखो, they are not scattered in fog or smog, therefore useful for photographs and haze photography। जहाँ पे धुंध होती है पहाड़ों पे वगैरह पे, या कभी कभी बच्चा जब युद्ध होता है ना, वॉर, तो उस समय भी इसका यूज किया जाता है। धुंध के कारण दिखता नहीं है कि कौन कहाँ खड़ा है, तो इंफ्रारेड वेव्स यूज करके निशान लगाया जाता है एंड डिशूम कर दिया जाता है। सेकंड, यूज फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस। थेरेप्यूटिक मतलब कि बच्चा लोग, अगर आपके कमर में दर्द है तो क्या किया जाता है, आपको गर्माहट दी जाती है, स्पेशल एक मशीन होती है उसके अंदर। सो वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ नहीं होता है, वहां पे इंफ्रारेड वेव्स होती है। समझ आ रहा है? थेरेप्यूटिक मतलब अगर हमारे बॉडी में कोई पेन वगैरह है तो वहां पे जो सेक दिया जाता है ना, हम कहते हैं भाई सेक दे दो गर्म पानी का, इसका उसका, तो क्या है अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हमारे बॉडी के अंदर आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माइक्रोवेव्स। अब अच्छा, माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो कहां से कहां तक होती है, 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर। अच्छा, इससे पहले की बात करूं तो इंफ्रारेड की 700 नैनोमीटर से 1 mm। देखो वेवलेंथ कंटीन्यूअस बढ़ती जा रही है, कंटीन्यूअस। सो 700 नैनोमीटर से 1 mm, और माइक्रोवेव्स की कहां से कहां तक होती है, 1 mm से 0.1 mm, 0.1 मीटर तक। अच्छा, ये इसका प्रोडक्शन कहां से होता है, तो मैग्नेट्रॉन बॉल। बच्चा ये एक डिवाइस है, ये डिवाइस आपके सिलेबस में नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। ये जब आप आगे जाएंगे ना, अगर आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करेगा या इंस्ट्रूमेंटेशन करेगा, उस समय उसको ये पढ़ने में आएगा। तो फिलहाल याद रखना कि ये एक डिवाइस है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब माइक्रोवेव्स क्या करेंगे बच्चा, माइक्रोवेव्स जो है ना वो आपके खाना पकाने में काम आता है। क्यों माइक्रोवेव को माइक्रोवेव ही नाम दिया गया, कभी आपने सोचा है? जिसमें हम खाना गर्म करते हैं उसको नाम दिया गया माइक्रोवेव, बिकॉज वो भी एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बट उसकी हीटिंग इफेक्ट काफी कम होती है एंड उसमें से खाने को इजीली, देखो अगर मैं उसको मेरे पीठ पे लगाऊं ना, इतना असर नहीं होगा जितना इंफ्रारेड वेव्स का होता है, लेकिन ये खाने को अच्छे से पका सकता है, इसलिए माइक्रोवेव्स। लास्ट इज बच्चा रेडियो वेव। तो रेडियो वेव्स यहाँ पे नहीं है, आप समझ लेना। देखो इसके बाद आती है लास्ट रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है बच्चा वो ऑलमोस्ट 0.1 मीटर होती है, यानी आप बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा। अब वो प्रोड्यूस कहां से होती है, उसका सोर्स क्या है, तो बच्चा उसका सोर्स होता है एक्सेलरेटिंग एंटेना। एक्सेलरेटिंग एंटेना बच्चा, अगर आपने पढ़ा होगा शायद चैप्टर नंबर 7 में रेडियो वेव्स, तो हमने वहां पे बात की थी कि एक एलसी ऑसिलेटर होता है जो चार्ज को ऑसिलेट करता है, मतलब एक्सेलरेशन उसका बार बार चेंज हो रहा है, और उसी के कारण वो फ्रीक्वेंसी को कैच कर पा रहा है। सो जो फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा मतलब वो रेडियो वेव्स कैच कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कैच करने का मतलब होता है वेव्स। कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स, जिसकी वेवलेंथ 1.1 मीटर या उससे भी थोड़ी ज्यादा की रहती है। एंड इसका यूज, तो बच्चा इसका यूज नहीं और रेडियो ट्यूनिंग, जो हम रेडियो ट्यूनिंग करते हैं उसके लिए। अब बच्चा लोग सारी वेव्स यहां पे खत्म होती है। द मोस्ट लास्ट थिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चा लोग स्पेक्ट्रम का नाम आपने सुना होगा। स्पेक्ट्रम का नाम, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स। हमने 8th में 10th में यही सीखा था कि जो विबग्योर की 7 बैंड होती है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बिल्कुल सही है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक ऐसा बैंड जिसमें हमको सारी की सारी वेव्स दिखाई दे। गामा रेज दिखाई दे, यूवी रेज दिखाई दे, सॉरी गामा के बाद एक्सरे दिखाई दे, यूवी दिखाई दे, विबग्योर दिखाई दे, फिर उसके बाद हमको इंफ्रारेड दिखाई दे, सब कुछ दिखाई दे ना, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक ऐसा बैंड, एक ऐसा स्क्रीन जिसके ऊपर हमको सारे के सारे वेव्स दिखाई देते हैं, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा। क्लियर? एक आखिरी चीज, पूरे चैप्टर की आखिरी चीज, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि बच्चा ये जो यूवी नाम है ना वो कहां से आया? विबग्योर में से।
देखिए अब विबग्योर की शुरुआत कहां से हो रही है, वी यानी वायलेट, सो इसको नाम दे दिया अल्ट्रा वायलेट रेस, और इसकी एंडिंग कहां से हो रही है, रेड से, सो इसके बाद नाम दे दिया इंफ्रारेड। समझ आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के ऊपर, इंफ्रारेड, रेड के नीचे। ये नाम देने का एक सिंपल लॉजिक था जो कि मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको याद रहे, बिकॉज एग्जाम में नाम है तो मदद आएगा और कुछ भी नहीं। सो बच्चों इसी के साथ ये हमारा टॉपिक भी खत्म होता है एंड हमारा चैप्टर नंबर 8 भी यहाँ पे पूरा फिनिश होता है। सो बच्चा लोग इसकी नोट्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।